हे गाइस वेलकम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम इस बार स्टेजेस ऑफ प्राइस मूवमेंट साइकिल करेंगे। प्राइस किस तरीके से मूव करता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसकी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं। मैंने यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक खोला हुआ है और टाइम फ्रेम है मंथली, मतलब ये एक सिंगल कैंडल एक मंथ शो कर रही है। ठीक है, तो अगर हम वैसे रिलायंस को थोड़ा सा स्टडी करें तो ये 1 जनवरी 1990 को लिस्ट हुआ था। ठीक है, प्राइस क्या था? प्राइस था 11 रुपए का। 11 रुपए पे लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग गेन मिले होंगे, 10 रुपए का शेयर होगा और 11 रुपए पे लिस्ट होया होगा। 1 रुपए का लिस्टिंग गेन लेके लोग निकल गए होंगे और उसके बाद ये 6 रुपए 45 पैसे तक आ गया। वहां से लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, वहां उनको सस्ता लगा होगा और उसके बाद यही स्टॉक अक्टूबर होते होते 30 रुपीज का हो गया। मतलब पैसा 3 गुना हो गया। कितने महीने में? सिर्फ 10 महीने में। अगर उस समय की एफडीज की बात करो तो वो मान लो 12% का रिटर्न देती थी, तब भी 6 साल लगते हैं पैसा डबल होने में, रूल ऑफ 72 के हिसाब से। पर इसने तो सिर्फ 10 महीने लिए पैसा ट्रिपल कर दिया। क्या बात है। और अगर किसी ने उसके बाद भी होल्ड करके रखा तो हर्षद मेहता स्कैम होने से जस्ट पहले इसका स्टॉक 56 रुपए पे चल रहा था। मतलब 5 गुना हो गए थे पैसे लोगों के। किसी ने 10 लाख रुपया लगाया होगा उस समय तो वो 56 लाख हो चुका होगा। अब हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था उसके कारण स्टॉक 58 रुपए 80 पैसे से नीचे आ गया अराउंड 20 रुपए। मतलब इसने 20 रुपए का लो बना दिया। हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 20 रुपीज़ का लो। तो एक रेंज मिल गई हमको और उसके बाद उसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहा। देखो कब तक? दिसंबर 99 तक। और ये इसको क्रॉस किया है जनवरी 2000 को, शायद डॉट कॉम बबल के समय। तो जैसे ही 2000 में क्रॉस किया तो बल्ले बल्ले होगी रिलायंस की। 58 से ये 109 चला गया, डबल हो गया लगभग। ठीक है, फिर वो डॉट कॉम बबल वाला केस हुआ और ये दोबारा 58 पे आ गया। पर इससे नीचे नहीं गया। ये इसका पहले रेजिस्टेंस था 58, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक किया तो उसके बाद इसने 58 को सपोर्ट बना लिया। कितनी बार देखो ट्राई किया है इसको ब्रेक करने की, पर सेलर्स इसके नीचे नहीं लेकर जा पाए। यहाँ पर बायर स्ट्रांग थे कि 58 प्राइस तो है रिलायंस के स्टॉक का। तो उसके बाद यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई है और 58 से सीधा रिलायंस का स्टॉक 792 पहुंच गया है 2008 तक। 2008 में क्या हुआ था? लेमन ब्रदर कोलैप्स। 2008 में जैसे ही कोलैप्स हुआ तो जहां पर रिलायंस के स्टॉक का प्राइस था 805 रुपए, और 805 रुपए से रिलायंस का स्टॉक कहाँ आ गया? अराउंड 250 रुपए। मतलब 75% फॉल आ गया इसके अंदर। पर ये जो पीरियड था ये रिलायंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्लो पीरियड था। यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि क्या कर रहे हैं यार, इनका स्टॉक तो जा ही नहीं रहा ऊपर। मतलब एक ही रेंज में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ ये रेंज थी ना 92 से लेके 2000 तक, जो ये रेंज थी, वैसे ही यहाँ पर एक रेंज बनी थी 2008 से लेकर 2017 तक। अब शायद इस टाइम में मुकेश अंबानी जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा रहे थे, जैसे यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने बिठाया होगा टू CDM में 2G का इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जैसे ही वो सेल शुरू हुई तो स्टॉक उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। वैसे ही यहाँ पर हुआ। अब ये जो टाइम होता है जहां पर स्टॉक एक रेंज के अंदर फंस जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। या तो कंपनी वहां पर साइलेंट रहकर कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा कर रही है या कुछ भी ऐसा कर रही है जो कि एकदम से शोर मचाएगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन। एक फॉल आती है, फॉल आते समय सबका सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, पर उसके बाद धीरे धीरे बायर्स बाय करना स्टार्ट करते हैं। पर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उसी लेवल से फिर वापस गिर जाता है, बार बार उसी एरिया में ऑसिलेट करता है और फिर कोशिश करता है एक टाइम पे जाके उसको ब्रेक करने की। जब कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आती है कंपनी, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाती है, और यहाँ पर ब्रेक थ्रू आया और फिर इसने नीचे कई बार जाने की ट्राई करी पर नहीं जा पाए, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है उस कंपनी को सक्सेसफुल बना देती है। ठीक है, अब इस वजह से स्टॉक ने इतनी बड़ी ग्रोथ करी और कहाँ 58 का प्राइस था और कहाँ 800 पहुंच गया।
अगर हम चेक करें तो ये अराउंड 13-14 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। तो 13-14 टाइम्स का ग्रोथ, मतलब किसी ने अगर 58 के प्राइस पे खरीद, अगर चलो 58 भी नहीं, किसी ने यहाँ भी खरीद लिया 100 के प्राइस पे, तो 100 के प्राइस से भी 808 टाइम्स हो गया। कितने साल में? ये है 2001, 2001 से लेकर 2008, 7 साल में, 7 साल में पैसा 8 गुना हो गया। अब ये तो एक्यूमुलेशन थी। अब जैसे ही बायर्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगा, बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने लगे, बायर्स के हाथ में मार्केट का कंट्रोल आने लगा, तो एक पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बना? हायर हाई, हायर लो, देख रहे हो, हायर हाई, हायर लो। तो ये जो पैटर्न बनते चले गए हायर हाई और हायर लो के, इस स्टेज को हम बोलते हैं मार्कअप स्टेज, जहां पर असली मूव आता है स्टॉक के प्राइस में, राइट। जब मार्कअप स्टेज पूरी हुई, एक टाइम पर जाकर बायर्स को लगा कि ठीक है, बस इतनी ही वैल्यूएशन है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो वहां पर सेलर्स एग्रेसिव हो गए। जहां पर सेलर्स एग्रेसिव हो गए, वहां पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद डिक्लाइन आना चाहिए, पर इनके केस में वो डिक्लाइन नहीं आया, इनके केस में फिर से वही रेंज में मूव करने लगे, पर इस बार और भी छोटी रेंज थी। आपको दिखाता हूं, इस बार जो रेंज थी वो इससे भी छोटी थी। ये देखो, बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेवल करने लगा, बिल्कुल एकदम से लोगों को लगा क्या हो गया, ये एकदम ही चुप हो गए, रिलायंस वाले कुछ नहीं कर रहे इतने साल। फिर चुप रहने के बाद, क्योंकि जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कोई आसान बात नहीं थी, तो इतने साल लगे। 2008 के बाद से पहले फॉल आई, फॉल आने के बाद लोगों में दोबारा से सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगा, पर लोगों ने सोचा यार कुछ लेकर तो नहीं आ रहे, इस वजह से स्टॉक ऊपर गया ही नहीं, तो ये रेंज में चलता रहा, ठीक है ना। अब रेंज में चलने के बाद यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये देखो, ये फिर से एक वही पैटर्न बनाने लगा। ये क्या है? हायर हाई और हायर लो, ठीक है ना। फिर 2020 में कोविड आया, बट कोविड कुछ नहीं कर पाया। कोविड के बाद इनकी ग्रोथ और भी तगड़ी हुई, देखो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल गया, तो ये तब से ग्रो ही कर रहे हैं। अब तक इनका कोई फॉल नहीं आया है, अभी तक बस इस रेंज पे ही पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इनकी दोबारा से एक्यूमुलेशन स्टेज स्टार्ट हो गई। किसी स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन की जगह डिक्लाइन भी आ सकता है, क्योंकि वहां पर वो कोई और नई इनोवेशन नहीं कर पाए, जिस वजह से स्टॉक नीचे भी फॉल कर सकता है। तो वो फोर्थ स्टेज हो जाएगी, जिसको कहेंगे डिक्लाइन, ठीक है ना। अभी रिलायंस के केस में वो डिक्लाइन नहीं आया, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। एक्यूमुलेशन के बाद जैसे ही लोगों का सेंटीमेंट ये था कि भाई क्या कर रहे हैं रिलायंस वाले, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, 4G जियो। उस वजह से उनका स्टॉक जो है कई टाइम्स ऊपर चला गया। देखो, यहाँ पर जो रेंज थी वो थी 800, 800 से ये सीधा जाकर रुके हैं 2400 के अराउंड, यानी 3 टाइम्स हो गया स्टॉक। तो मतलब जिन्होंने इस रेंज में कहीं भी पैसा लगाया, 15, 16, 17, 18 में कहीं भी पैसा लगाया है, उसके बाद उनका पैसा 3-4 गुना हो गया, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कहाँ पर पैसा लगाया। अगर 500 पर लगाया है तो वो 5 टाइम्स हो गया, अगर 400 पर लगाया तो वो 6 टाइम्स हो गया, अगर यहीं 800 पर लगाया, जैसे ही ये बड़े वाली रेंज ब्रेक हुई है, तो वो भी 3 टाइम्स हो गया। तो ये थोड़ा नहीं है। 2017 से लेके 2021 तक 2400 हो जाना, 800 से 2400 हो जाना, मतलब 3 टाइम्स हो जाना, यानी 4 साल में 3 टाइम्स। जबकि एफडी के रेट्स उस समय 7-8% चल रहे होंगे, तो वो 9 साल लगेंगे पैसा दुगना होने में, और यहाँ 3 टाइम्स हो गया है। तो ये प्राइस मूवमेंट की 4 स्टेजेस थी, जो कि हम किसी भी स्टॉक में लगाकर देख सकते हैं। हर कंपनी का स्टॉक इसी तरीके से मूव करेगा। पहले एक्यूमुलेशन होगी, उसके बाद मार्कअप स्टेज आएगी, मार्कअप स्टेज आने के बाद अच्छा खासा स्टॉक मूव करेगा आप, और एक टाइम आएगा जहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जहां पर सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, वहां पर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अगर उसके बाद कंपनी कोई नई इनोवेशन लेके आ जाती है तगड़ी, तो उसके बाद दोबारा से वही एक्यूमुलेशन स्टेज और मार्कअप स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं लेकर आ पाती और कोई बुरी न्यूज आ जाती है, तो वहां पर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा।
इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करती है। अब ये डिक्लाइन होने के बाद भी दोबारा से ऐसे ऐसे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकती है और उस एक्यूमुलेशन के बाद दोबारा से वही सेम फेज चल सकता है। तो ये साइकिल्स इस तरीके से वर्क करती रहती हैं, कंपनीज ऐसे ही चलती रहती हैं, ऐसे ही बंद होती रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो गाइज ये थी प्राइस मूवमेंट साइकिल। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूमुलेशन स्टेज में एक्चुअल में होता क्या क्या है, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, इन सब के इमोशंस क्या क्या होते हैं उस स्टेज के दौरान और वो कैसे एक्ट करते हैं। तो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ताकि ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो जिनको ये बेनिफिट कर सकते हैं। मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, जुड़े रहो, सब सीख लेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।